नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आपको सबसे पहले आजादी के 77वें सालगिरह की बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज लाल किले के प्राचीर से 90 मिनट तक भाषण दिया और इस भाषण में कमिटमेंट भी था, 2024 की जीत का एक बड़ा कॉन्फिडेंस भी था और देश की विकास की रफ्तार बढ़ाने का करेज भी साफ साफ दिखा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 10 साल के कामकाज का हिसाब किताब था, तो दूसरी ओर देश के फ्यूचर प्लान का एक बड़ा रोड मैप भी था। आज इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने 3 चीजों पर खुला प्रहार किया और कहा कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से आजादी देश के लिए जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष का हमला भी बहुत जोरदार था, या फिर कहें तो जारी था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं अगले साल भी लाल किले से अपने कामकाज का हिसाब दूंगा, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में उतरे और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल भी तिरंगा फहराएंगे, लेकिन लाल किले की प्राचीर से नहीं बल्कि अपने घर पर। पूरा विपक्ष पीएम मोदी के भाषण को उनका विदाई वाला भाषण बताने में जुटा है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आजादी का भाषण, 2024 में फिर शासन। आज का आर पार इसी विषय पर व्यूअर्स। दस साल का हिसाब, भविष्य का प्लान। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण से आजादी, भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। मोदी का संदेश 2024 में फिर जनादेश। 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना, ये तो दुरंकार, अहंकार की बात है। सियासी तलखी ऐसी थी कि आजादी के महापर्व पर भी खड़गे लाल किला नहीं गए। ये घमंडिया पार्टी है कांग्रेस, और घमंडिया गठबंधन है। इसको इतना घमंड है, वो मोदी जी को देखना नहीं चाहते। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 2024 में बीजेपी की वापसी तय है? इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आजादी पर भाषण, 2024 में फिर शासन। तो अब वक्त है आर पार के आज के एडिशन की शुरुआत करने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री बोले तो 140 करोड़ भारतवासियों का नाम उन्होंने 12 बार लिया, लेकिन आज एक नई टर्म उन्होंने यूज करी, नया शब्द उन्होंने यूज करा। उन्होंने देशवासी नहीं, परिवारजन कहा मैं प्रधान सेवक हूं और मेरे परिवारजन है ये देशवासी। और इस शब्द का इस्तेमाल 51 बार किया, भारत का इस्तेमाल 112 बार किया और मां भारती की बात करी करीब 5 बार, और परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार पर भी वार किया। लेकिन अब हम सीधा रुख कर सकते हैं, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं।
और इस समय हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस समय लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। और आज बहुत बड़ा दिन है, आज आजादी का जश्न मना रहा है, 77वां इंडिपेंडेंस डे है। अनुराग ठाकुर, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर दिया है कि अगले साल भी तिरंगा हम फहराएंगे, यानी वही फहराएंगे। और कांग्रेस ने भी इस पे पलटवार कर दिया है कि वो फहराएंगे तो जरूर, लेकिन अपने घर पर जो उनको सरकारी आवास मिलेगा उसके बाद, जब वो प्रधानमंत्री हट जाएंगे। देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से 77वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर देश के सामने देशवासियों का जो योगदान भारत को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद किया है। और दुनिया भर की जो भारत के प्रति चेतना, जो भारत के प्रति विश्वास जो और जगह है और विश्वास बढ़ा है, वो अपने आप में दिखाता है कि दुनिया को एक नई उम्मीद, नई होप भारत में, भारतवासियों में और भारत के नेता में नजर आती है। अब इसीलिए उन्होंने कहा कि मेरे परिवारजन, 140 करोड़ भारतीयों को परिवारजन कहकर संबोधित करना इसलिए किया कि इस परिवार से दुनिया की बहुत सारी उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, हमें उन पे खरा उतरना है। और अमृतकाल की ये यात्रा जो आजादी के 75वें साल में हमने शुरू की, 100वें साल तक हमें भारत को स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है। इसीलिए फिर एक बार मोदी जी का देश का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है और परिवारजन ही बनाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो भारतवासियों को राक्षस कह दिया है। कांग्रेस ने कल क्या कहा कि ये जो वोटर हैं ये राक्षस हैं। तो अगर ये वोटर्स को राक्षस मानते हैं कांग्रेस वाले, तभी तो इनको अहंकार और घमंड के कारण घमंडिया गठबंधन कहा गया है। घमंडिया गठबंधन ये इनको कहा गया इनके अहंकार और घमंड के कारण। जी, मेरा अगला सवाल आपसे यही है कि क्या आपको लगता है, और ये बात मैंने पीयूष गोयल से भी पूछी और आपसे भी पूछता हूं, क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी का, जो सदन में भी ऐलान कर रही है कि हम वापस आ रहे हैं, प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से ऐलान कर रहे हैं कि अगला तिरंगा मैं ही फहराऊंगा, कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है? और विपक्ष के कई नेता कह रहे हैं ये घमंड है भारतीय जनता पार्टी का, उनके नेताओं का, उनके मंत्रीगणों का, कि उनको लगता है कि उनके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन इस बार INDIA, इंडिया साथ आएगा और इनको निपटना पड़ेगा। देश हर हाल में आप लोगों से मुक्ति चाहता है, यह लाइन लिया विपक्ष ने। देखिए, यूपीए अपना भ्रष्टाचार का और अपने तुष्टीकरण का चेहरा उतारकर जितना जो झोला उठाकर जितना मर्जी फेंक दे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अमीशी यूपीए सबने देखा, भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये दलदल था जिसमें घुसे थे भ्रष्टाचार के। अब ये अपना चोला बदल भी लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा जी। इनके पीछे चेहरे वही हैं जिनका चाल, चरित्र और चेहरा पूरी दुनिया जानती है। और ये घमंडिया गठबंधन जो है, इनकी पास ना नेता है ना नीति है और इनकी नीयत में भी खोट है। आप मुझे बताइए, इन घमंडिया गठबंधन के पास कौन नेता है, कौन इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार है? जहां एक और पश्चिम बंगाल आता है तो ममता बनर्जी जी कांग्रेस को और कम्युनिस्टों को घुसने नहीं देती हैं। बिहार की बात आती तो नीतीश कुमार जी और लालू जी उनको नहीं घुसने देते हैं। उत्तर प्रदेश की बात आती है अखिलेश यादव उनको नहीं घुसने देते हैं। तमिलनाडु की बात आती डीएम के उनको घुसने, तो आएंगे कहां घमंडिया गठबंधन के लोग? महाराष्ट्र की बात आती है तो शिवसेना और ये क्या शरद पवार जी की पार्टी, वो वहां पे उनको बहुत कम सीटें देती है। और एक और जो ओबीसी का इतना अपमान किया राहुल गांधी जी ने, तो ओबीसी तो इनको वैसे ही नजदीक नहीं लगने देते। तो इनका घमंड और अहंकार, जहां इनको एक और राक्षस कहने, जनता को राक्षस कहता है, तो जनता भी उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। और उसी व्यक्ति को जो जनता को अपना परिवार मानता है, उनका समर्थन करेगी। और परिवारजन के रूप में मोदी जी ही जनता को मानते हैं। आप भी लॉन्ग स्टैंडिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप भी युवा हैं, मंत्री भी हैं केंद्र के अंदर। राहुल जी भी हम कह सकते हैं 20 साल के अब सांसद हैं। वो कुछ समय के लिए डिस्क्वालीफाइड हुए, लेकिन अब फिर क्वालिफाइड हो गए हैं, उनकी वापसी हो गई है। एक सवाल मेरे मन में आता है, आपने सदन में उनका भाषण भी सुना, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा मौका था राहुल गांधी के पास और उस बड़े मौके को राहुल गांधी इस्तेमाल कर सकते थे अच्छे तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसे मौके उनको कई बार मिले राहुल गांधी जी को। एक परिवार, एक मां, एक पार्टी थक गया उनको बार बार लॉन्च करते करते।
13 बार लॉन्चिंग हो चुकी थी। अब तो पता नहीं लॉन्च पैड में भी कुछ बचा नहीं बचा है। और लॉन्चिंग के बाद अब जब इस बार आए तो लगता था तैयारी नहीं होके आए। पहले दिन बोल नहीं पाए, दूसरे दिन उठ के ही लेट शायद आए, और केवल वो भी ओछी राजनीति का एक नया नमूना पेश करके चले गए, जहां केवल झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाए और वापस भाषण सुनने के लिए रुके भी नहीं। ज्यादातर पार्लियामेंट में होता है कि जो व्यक्ति भाषण देता है अगले 2 घंटे कम से कम अंदर बैठते हैं ताकि दूसरे लोग उनके भाषण पर क्या प्रतिक्रिया करते सुने। जी। श्रीमान राहुल गांधी जी ना पहले कभी बैठे ना आज बैठे, लेकिन ओबीसी का अपमान करना और फिर माफी ना मांगना, एक तो वो घमंड, दूसरा सदन ना चलने देना वो घमंड और अहंकार, और तीसरा झूठे आरोप लगाना। और 2 ट्राइब्स के बीच में लड़ाई चल रही थी मणिपुर में। हमने उनसे सवाल किया कि श्रीमान राहुल गांधी जी, आपने कहा कि 2 मिनट में मोदी जी मणिपुर की लड़ाई को बंद करा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तो दादी और फिर उनके पिता, फिर उसके बाद आपके पिता, ये सब लोग प्रधानमंत्री रहे, ये 2 मिनटों में मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं बंद करवा पाए? कई महीने वहां पे हिंसा रहती थी। पेट्रोल 1-1 हजार रुपए लीटर बिकता था, डीजल 700 रुपए लीटर बिकता था, 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था और एक कांग्रेस की सरकारों में रहता था। मिजोरम में तो इंदिरा गांधी जी ने बॉम्ब से हमले करवा दिए भारत इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से। क्या राहुल गांधी जी उसका जवाब देंगे? अरे इनका इतिहास ही ऐसा रहा है कि सिखों के प्रति जो घृणा दिखी गई इनके समय, जो कत्लेआम हुआ सिखों का, और राजीव गांधी जी ने उसके बाद कहा कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती, सब देश ने सुना है। इन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरा, अकाल तख्त पर हरमंदर साहब ने जिस तरह से फौज भेजकर उन्होंने कार्रवाई करवाई, उन्होंने देश से क्या माफी मांगी? देश ने देखा है। ये तो देश को बांटो और राज करो की राजनीति करते रहे, इसलिए आज भी दिखता है कि कैसे ये लोग देश को तुष्टीकरण की राजनीति से अपना केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं। मेरा आपसे अगला सवाल है, क्योंकि बात हो रही थी, आपने बोला राहुल गांधी बीच में उठ के चले गए, उन पे एक इल्जाम लग गया कि उन्होंने एक फ्लाइंग किस दी है, यानी हवा में एक चुंबन लहराया है, जिसको लेकर बीजेपी की महिला सांसदों ने शिकायत तक दर्ज कराई। अधीर बाबू थे, अधीर रंजन थे, उनको निष्कासित कर दिया गया। तो कांग्रेस कह रही है लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, जहां पर एलओपी को निष्कासित कर दिया जाता है और एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया। हालांकि केसी वेणुगोपाल ने उसके बाद जो बात कही वो हम सबके सामने है। क्या कहना चाहते हैं इन दोनों विषयों पर आप? अधीर रंजन चौधरी जी को तो कांग्रेस ने समय भी नहीं दिया बोलने का। ये तो गृह मंत्री जी अमित शाह जी जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा भाई अधीर रंजन जी इतने थोड़ा धैर्य रखिए, आपको अगर कांग्रेस ने समय नहीं दिया बोलने का और आपको अपने दल का नेता बनाया तो हम लोग समय दिलाते हैं। दूसरा, राहुल गांधी जी का हाउस में फ्लाइंग किस देना, ये कोई पहली बार नहीं। कभी आंख मार देना, कभी फ्लाइंग किस देना, कभी किसी के गले पड़ जाना। ये लोकतंत्र में जो हाउस में जो सदन का आचरण एक आपको रखना है, वो डिसिप्लिन आपका नहीं है। ये दिखाता है कि आप स्थिर नहीं हो, आप अनाप शनाप ऐसी हरकतें करते हो जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। और एक सांसद ऐसी हरकतें करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? जी। जहां तक अधीर रंजन चौधरी जी की निष्पक्षता का सवाल है, वो नियमों के अनुसार ही किया गया है। ये लोग विपक्ष में रहेंगे, वहीं पे रहने वाले हैं। ये मोदी जी के लिए कब्र खोदते रहेंगे, मोदी जी को मौत का सौदागर कहेंगे, कोई सांप कहेगा, कोई बिच्छू कहेगा। नहीं पड़ना हमें इन चीजों में। हमें तो देश को आगे बढ़ाना है, विकास करना है, और हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ, सकारात्मक सोच के साथ चले कि हमें देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत बनाना है, परिवारजनों को 140 ये जो परिवार, ये जो पहली बार विकसित भारत बनाने में इस्तेमाल हुआ, ऊर्जा लगानी है, शक्ति लगानी है। जी, ये जो पहली बार परिवारजन शब्द का इस्तेमाल हुआ, इसके पीछे संदेश क्या है, मैसेज क्या है? क्योंकि इससे पहले हमने प्रधानमंत्री को प्रधान सेवक कहते हुए सुना है कई बारी, लेकिन ये पहली बार है कि परिवारजन का इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवारजन इसलिए कहा कि हम परिवार का हिस्सा हम हैं और हम उनको भी, सारे भारतीयों को परिवार मानते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले भारतीयों को, वोटर्स को राक्षस कहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, अगर वो लोकतंत्र में वोट करने वालों को राक्षस कहते हैं तो उनकी सोच क्या होगी।
जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। वो ये है कि ये जो न्यूज़ क्लिक का मामला है ये कहां तक पहुंचा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जो कुछ पत्रकार जो है वो चाइना के इशारे पे काम कर रहे थे, वो चाइना की तारीफ कर रहे थे और भारत पर सवाल खड़ा कर रहे थे। देखिए, न्यूज़ क्लिक का मैं इतना ही कहूंगा कि नेविल रॉय सिंघम ने जो कई ऐसी बॉडीज वहां पे बाहर बनाई जी, जहां पे चाइना की फंडिंग भी ली, अमेरिका में बनाई, चाइना की फंडिंग ली, और एक भारत विरोधी एजेंडा के लिए जो कुछ पत्रकार देश में काम करते हैं, जो चीनी एजेंट बन के रूप में, और जो कांग्रेस पार्टी के नेता भी जो इस न्यूज़ क्लिक के समर्थन में, और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कुछ अन्य विपक्षी दल के नेता जो घमंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं, वो इनके साथ इकट्ठे हुए। जब 2021 में ईडी ने कार्रवाई की कि चाइना का पैसा न्यूज़ क्लिक में लगा है, भारत विरोधी एजेंडा में लगा है जी, और वहां से कम्युनिस्ट पार्टी के आईटी सेल के नेताओं को, यहां तक कि कई एनजीओ चलाने वाले ऐसे लोगों को, उनके परिवारों को, जी, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा चाइना ने दिया, ये सारे दिखाते हैं कि भारत विरोधी एजेंडे में चाइना जो पैसा लगाता है, जहां एक और कांग्रेस के राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया तो वहीं पे न्यूज़ क्लिक को दिया, और ये पूरा इकोसिस्टम भारत विरोधी न्यूज चलाता है। और कांग्रेस जब न्यूज़ क्लिक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके समर्थन में आके खड़ी हो गई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि चाइना के एजेंट कुछ देश में भी बैठे हैं, कुछ सीधा पैसा लेते हैं, कुछ फाउंडेशंस के माध्यम से लेते हैं, और सत्ता में आने के लिए किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास दिन पर, और आपको एक बार फिर से आजादी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे पीयूष गोयल स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर। मेरे साथ और कौन कौन, माफ करिए, अनुराग ठाकुर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काफी महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे। और मेरे साथ इस समय कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ इस समय है संजय निरुपम, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सबका अभिनंदन है और आप सबको मेरी ओर से आजादी के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सवाल बहुत बड़ा है। अभी अनुराग ठाकुर थे, उससे पहले पीयूष गोयल थे हमारे साथ, और तमाम लोग, तमाम बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को आज आना चाहिए था और खड़गे साहब वहां नहीं आए। जहां हर बार विपक्ष के नेता पहुंचते हैं, इस बार नहीं पहुंचे। संजय निरुपम। देखिए, आमतौर पर ये एक परंपरा है और एक अच्छी परंपरा है कि जब लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हों, जब भाषण देते हैं तो नेता प्रतिपक्ष वहां पे रहता है और प्रतिपक्षी पार्टियों के और भी सभी प्रमुख नेता वहां पे रहते हैं। लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार का वातावरण बना दिया गया है, जिस तरीके से विरोधी दल के नेताओं को सत्ता पक्ष ने विरोधी से ज्यादा अपना दुश्मन समझ रखा है, जिस तरीके से संवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच एकदम खत्म हो गया है, जिस तरीके से हमने पार्लियामेंट के दोनों सदनों की कार्रवाइयों में देखा कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बातों को सुनने के लिए एकदम तैयार ही नहीं है जी। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो परंपरा है वो खंडित हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। निश्चित तौर पर पहली जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की बनती है कि विपक्ष का विश्वास जीता जाए, विपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम किया जाए, विपक्ष को के जो बुनियादी प्रश्न हैं, जो जायज प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को एक देश का प्रश्न समझ करके उसका जवाब दिया जाए। लेकिन सत्ता के अहंकार में जो सत्ता पक्ष के हमारे प्रमुख हैं, हम खासकर प्रधानमंत्री जी या गृह मंत्री जी या बाकी सारे नेतागण हैं, ये सारे लोग विपक्ष को एकदम से वैल्यू नहीं देते, एकदम से बातें नहीं करते। तो दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के मूवमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फौज ताफा तैयार किया गया था और सारी बैरिकेडिंग की गई थी, तो उससे खुद हमारे खड़गे जी को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचने में काफी वक्त लगा, जिसकी वजह से हमारा झंडा वंदन का काम थोड़ा प्रभावित हुआ है या हो सकता था। तो ऐसे में नहीं जाना कोई, मुझे लगता है कि इतना बड़ा कोई राष्ट्रीय प्रश्न है। हाँ, एक परंपरा और एटिकेट की बात करें तो जाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी अब आने वाले दिनों में ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर लोकतंत्र को समृद्ध रखना है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है, लोकतंत्र की परंपराओं को समृद्ध रखना है, लोकतंत्र की ताकत बढ़ानी है, तो विपक्ष का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन हाल
साल के वर्षों में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के संदर्भ में सरकार ने फैसले किए और जिस प्रकार से बाकी विपक्षी नेताओं को हरास करने के लिए, हैरान करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक अभियान चलता रहता है जिसमें ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का भयंकर दुरुपयोग होता है, उससे निश्चित तौर पर विपक्ष का मन टूटा है। ये सत्ता पक्ष की चिंता होनी चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करने पर के लिए एक मूल सवाल अपने करीब लाया जाए। जी, अब मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। वो कहते हैं आपने संवाद ही ऐसा नहीं रखा, आपने विचार ही ऐसा नहीं रखा, आपने दुश्मनी मान लिया है लोकतंत्र में विपक्ष को, तो क्या करिएगा फिर? अब राष्ट्रीय पर्व का भी पर भी विरोधी नेता नहीं आए। अमीश जी, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके सारे दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। अमृत काल के इस अवसर पर जो एक विषधर परंपरा प्रारंभ हुई वो अत्यंत निंद्य है। आदरणीय अमित शाह जी गृह मंत्री, उन्होंने स्वयं जो कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं आदरणीय अधीर रंजन चौधरी, उनको कांग्रेस बोलने का अवसर नहीं दे रही थी और पूरे देश ने देखा कि उनको यह अवसर आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। राहुल गांधी के जो है वक्तव्य को किसने रोक दिया? जो राहुल गांधी बोलना चाह रहे थे किसी ने रोका? कांग्रेस के किसी भी जिनको संसदीय परंपरा के अनुकूल अपना पक्ष रखने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर अवसर था कि कौन सी संसदीय परंपरा भंग हुई बताइए, जो संवाद टूट गया। आप जनतंत्र में शामिल जो जनता जनार्दन है, उस जनार्दन को राक्षस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। आपका ये अहंकार है कि आप स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह है, अमृत काल में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में आप अकारण नहीं जाते हैं और उसके लिए भी सत्ता पक्ष पर ठीकरा फोड़ेंगे आप। अगर पूरे देश में लाल चौक से लेकर जो है लाल किले तक, जिस लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए हमको संगीनों के साये में भी जो है कठिनाई होती थी और कांग्रेस के कार्यकाल में चुनौती होती थी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से लेकर भी जिन अनुराग ठाकुर जी को से आपने वक्तव्य, जिनका इंटरव्यू चलाया, स्वयं अनुराग ठाकुर जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लाल चौक पर तिरंगा फहराने गए थे, ये गिरफ्तारियां कर रहे थे। आज डल झील में तिरंगा फहरा रहा है, पूरे विश्व में तिरंगे की जो है वो शौर्य, उसका शौर्य पताका फहरा रही है। उसका जो है दर्प, उसका जो जिस तरह से हमारे भारतीयता का, संस्कृति का जो हमारा जो गौरव है जिस तरह से पेश होना चाहिए वो पेश हो रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले की प्राचीर से 1000 वर्ष की जो हमारी औपनिवेशिक, हम जिस उपनिवेश बनकर हम गुलामी की जो हमारी संस्कृति थी, उससे मुक्त होकर अगले 1000 वर्ष का नींव डाल रहे हैं। छोटा बोले और उन्होंने जो बातें की, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और भाई भतीजावाद, परिवारवाद, क्या इसने 75 वर्षों में भारत के औपनिवेशिक परंपरा से मुक्ति के बाद के काल का ये कलंक है कि नहीं है? उस कलंक पर चर्चा क्यों नहीं करना चाहते भाई? और जब उस कलंक की चर्चा करते हैं तो एक पक्ष विशेष के लोगों को, एक घमंडिया गठबंधन को ही पीड़ा क्यों होती है? जी, अब परिवारवाद पर मुलायम सिंह यादव जी का परिवार क्यों उछलने लगता है? जी, अब मैं नेहरू गांधी, प्रेम शुक्ला जी, यू मेड योर पॉइंट। माय हम्बल सबमिशन टू ऑल द गेस्ट, अपनी टाइम लिमिट के साथ बोले। 50 सेकंड 60 सेकंड में जवाब हो सकता है पूरा, तो लंबा बोलते हैं तो वक्त भी बहुत चला जाता है। संजय निरुपम, चलिए बीजेपी ने वो मर्यादा का पालन नहीं करा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस को मर्यादा का पालन करना चाहिए था, उस कार्यक्रम में जाना चाहिए था जो देश का पर्व है? ये कोई बीजेपी का पर्व नहीं है, ये कोई कांग्रेस का पर्व नहीं है, ये देश का राष्ट्रीय पर्व है, ये देश का आजादी का दिन है। आज बीजेपी की सरकार है तो उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, कल आपकी, पहले आपकी सरकार की थी, आपके प्रधानमंत्री बोलते थे। संजय जी, मैं आपके सवाल का आदर करता हूं अमीश भाई। अभी 4 दिन पहले तक जब संसद चल रही थी तो जरा संसदीय परंपराओं का कितना सम्मान सत्ता पक्ष ने किया, जरा उसको याद करना चाहिए और मुझे लगता है कि उसका उल्लेख करना आवश्यक है। पहली बार ऐसा देखा गया है कि नेता प्रतिपक्ष के माइक को ऑफ कर दिया जाता है। पहली बार ऐसा देखा जाता है कि सत्ता पक्ष के सांसद नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकते हैं। पहली बार ऐसा देखा गया है कि लोकसभा में जो सदन के नेता हैं, हमारे लोकसभा में जो विपक्ष के नेता, कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस संसदीय दल के जो नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड किया जाता है। पहली बार ऐसा देखा गया है
कि एक पार्टी विशेष के 3-3 सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये संसदीय परंपरा नहीं थी। संसदीय परंपरा हमने भी देखी है, 15 वर्षों तक पार्लियामेंट में रहा हूं, और तब जब देखा था मैंने कि एक बार सुषमा जी खड़ी हो जाती थी बोलने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता था। वाजपेयी जब नेता विपक्ष हुआ करते, जब वो खड़े हो जाते तो कोई रोक नहीं सकता था। माइक ऑफ करना तो बहुत सोचा भी नहीं जा सकता था। तो संसदीय परंपराओं को इतना नष्ट किया गया, उससे वैमनस्य बढ़ा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे संसदीय लोकतंत्र के लिए, मैं स्वीकार करता हूं। रह गई बात प्रधानमंत्री जी के अपनी बयानों और बातों का, प्रधानमंत्री जी कब क्या बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता। कई बातें तो जुमलेबाजी होती हैं, कई बातें माफ करिएगा सत्य से बहुत दूर होता है। दरभंगा एम्स के बारे में जो उन्होंने कहा, उसके ऊपर एक खुलासा चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ेगा। वो सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि दरभंगा में एम्स है और वहां एम्स है ही नहीं। वो विदेशों में जाके बोलते हैं कि हर साल आईआईटी और आईएम हिंदुस्तान में खुल रहा है, और उनका मंत्री राज्यसभा में रिटर्न जवाब में कहता है कि साहब पिछले 5 सालों में एक भी आईआईटी और आईएम खुला ही नहीं हिंदुस्तान में। इस प्रकार की मिथ्या जानकारियां देने वाले प्रधानमंत्री की हर बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, प्रेम शुक्ला, कांग्रेस का यह भी कहना है, विपक्ष का यह भी कहना है कि बीजेपी ने तो क्लेम कर दिया है कि अगले प्रधानमंत्री भी अब मोदी होंगे, और प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भी बोला कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड पूरी और दूंगा। देखिए, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया घोषित करने वाला जिनका इतना अहंकार की वृत्ति रही हो, उनका 140 करोड़ के परिवार की सेवा करने के कारण उस सेवा भाव वाले व्यक्ति का फिर से सेवा का अवसर प्रदान करने के बारे में विश्वास प्रकट करना, यह अहंकार हो गया। गजब की तुलना है भाई, गजब की संसदीय परंपरा की बातें चल रही हैं। जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर त्यागपत्र देकर निकल रहे थे, तो इसी संसद में उनको अपने त्यागपत्र पर वक्तव्य देने से नेहरू जी ने रोक दिया, नहीं देने दिया, और डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर को संसद के बाहर आकर वक्तव्य देना पड़ा। इतनी तानाशाही इस देश में संभव ही नहीं है जी। आज जिस तरह का हम पारदर्शी लोकतंत्र में बैठे हैं, संसद में खड़े होकर जवाब ले लेते हैं, आपके लोग जिस तरह की अभद्रता करते हैं, उस अभद्रता पर संसदीय परंपरा के अनुकूल ही कार्रवाई हुई है। एक भी कार्रवाई ऐसी नहीं है जिसकी परंपरा ना रही हो, जिसकी नियमावली का पालन ना किया गया हो। देखिए संजय जी, आज तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगली बारी भी मैं आऊंगा और आपको अपनी रिपोर्ट कार्ड दूंगा, और परिवारवाद पे भी बोले, भ्रष्टाचार पे भी बोले, और तुष्टीकरण पे बोले, बोला तुष्टीकरण से आजादी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी एक वातावरण तैयार करने के लिए इस प्रकार की अतिरंजनापूर्ण बातें करते रहते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था तब कहते थे कि हम 200 से ज्यादा सीटें लेके आएंगे, अमित शाह कहते थे, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी जी कहा करते थे। कर्नाटक में बोले कि हम 150 सीटें लेके आ रहे हैं। तो इस प्रकार का एक वातावरण निर्मित करने के लिए, सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीचे के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है इंडिया बनने के बाद से। इसलिए पहले इंडिया को इन्होंने आतंकवादी संगठन से तुलना की, अब हमको घमंडिया कह रहे हैं। तो हमको तो आतंकवादी तक कह चुके हैं, अब घमंडी कहेंगे तो हमको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल विपक्षी दल के संगठन के लिए नहीं होना चाहिए। यह प्रधानमंत्री के गरिमा को शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री को विपक्ष के साथ एक संवाद रखना चाहिए, और हम दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे और जनता को तय करना। और 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व तो प्रधानमंत्री नहीं करते, उनका तो टोटल वोट 35 करोड़ है। 35 करोड़ से ज्यादा लोग तो बीजेपी में विश्वास ही नहीं करते, तो काहेगा 140 करोड़ लगाए हुए हो। इस सरासर मतलब। लेकिन लोकतंत्र तो यही है कि जहां पर जिसका जितनी सीटें मिलती हैं, जिसकी संख्या भारी होती है, उतनी बड़ी हिस्सेदारी हो जाती है। लोग संसदीय प्रणाली में तो यही है। संजय जी, ओके, बोलिए प्रेम शुक्ला, 30 सेकंड बोलिए। 140 करोड़ के नहीं होंगे, 30 सेकंड उसी के होंगे। सोच लीजिए कितनी जो है क्षुद्र सोच पे हमारा विपक्ष जी रहा है। कैसी उनका चिंतन प्रक्रिया पूरी तरह से दिवाला पीट चुका है। 140 करोड़ के ही प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और 140 करोड़ के परिवार के प्रधान सेवक हैं वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए पैम्पर्ड चाइल्ड नहीं है। पैम्पर्ड चाइल्ड का ही परिणाम है कि उसको लोकतांत्रिक परंपराओं का इतना भी ज्ञान नहीं है कि उसकी पार्टी स्वतंत्रता के दिवस पर लाल किले की प्राचीर में जहां सारे
देश को एक सुर में आना जी, जी, चाहिए। जी, जी। वहां आने में भी उनका सुर जो है ठीक है, अलग चल जाता है। मुझे अब अनुराग भदौरिया का रुख कर रहे हैं, वो लगातार इंतजार कर रहे हैं। ओके, प्रेम शुक्ला। अनुराग भदौरिया, अखिलेश जी ने आज क्या बोल दिया? उन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए परिवारवाद के मामले में। वो उदाहरण है परिवारवाद का। योगी आदित्यनाथ उदाहरण है परिवारवाद का, जो सामान्य से घर से आए और शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई और महंत बने गोरखनाथ पीठ के, और वो एग्जाम्पल है परिवारवाद का। कैसे समझाइए जरा। देखिए, सबसे पहले देश की 76वें आज़ादी के दिवस पे मैं पूरे देशवासियों को और आपको, हमारे पैनलिस्ट को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जी। और आज तो मुझे बाकी भारतीय जनता पार्टी की बात पे हंसी आ रही है, जब वो परिवारवाद की बात करने लगते हैं और ये भूल जाते हैं उनके लिए परिवारवाद का मतलब होता है अगर आप हमसे बाहर हैं तो परिवारवाद है, और मेरे साथ आ जाइए तो परिवारवाद में नहीं रहेंगे। जैसे एनसीपी के नेता उनके साथ आ गए, अब परिवारवाद में नहीं है। शिवसेना टूट के उनके साथ आ गई, अब परिवारवाद में नहीं है। चौटाला जी के साथ सरकार हरियाणा में चला रहे हैं, परिवारवाद नहीं है। अकाली दल इनके साथ था सत्ता में तो परिवारवाद नहीं था। पीडीपी के साथ भी इन्होंने सरकार बनाई थी, परिवारवाद नहीं। पासवान जी के साथ भी आ गए, अब मिल गए, परिवारवाद में पासवान जी भी नहीं आते। अब निषाद दल भी नहीं आता उनके में, अपना दल भी नहीं आता परिवारवाद में। कमाल है भाई, आपके पास आ जाओ तो परिवारवाद खत्म, आपसे दूर रहो तो परिवारवाद। भ्रष्टाचार में भी यही है, भ्रष्टाचार अगर बाहर रह के कर गया तो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी का आरोप लगाएंगे। इनके पास आ गया, अच्छा मेरे पास आ गए, अब आप भ्रष्टाचारी नहीं है। जिन पे आरोप भ्रष्टाचार का लगाते तो उनको मंत्री बना देते, फिर कहते अब भ्रष्टाचारी नहीं है। जहां तुष्टीकरण की राजनीति की बात करो तो हरियाणा में तो इनकी सरकार है, फिर वहां दंगा क्यों हो गया? क्यों नहीं रोक पाते दंगा? जहां इनकी सरकार होती है, वहां सत्ता पक्ष का धर्म नहीं निभा पाते, वहां दंगे नहीं रोक पाते। जहां विपक्ष में होते हैं वहां हल्ला मचाते हैं। इसके मतलब सत्ता पक्ष का भी धर्म नहीं निभाते, विपक्ष में रह के भी विपक्ष का धर्म नहीं निभाते। तो आप कौन सा धर्म निभा रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा ये बताइए, योगी जी, ये अखिलेश जी ने जो बोला, योगी जी का परिवारवाद क्या है? मैं इसका जवाब आपसे जानने की चेष्टा करूंगा ब्रेक के बाद भी। एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार का बेहद खास एडिशन, क्योंकि आज आजादी का दिन है। अंतराल के बाद एक बड़ी खबर के साथ वापस आ रहा हूं। को देश का एक बड़ा मुद्दा बताया, जो कि देश को किसी दीमक की तरह खा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस बात पर जोर दिया गया। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करते हैं ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी।
हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया। लाल किले से पीएम ने आज करीब 90 मिनट का भाषण दिया। पीएम मोदी ने देश के लोगों को परिवारजन कहकर संबोधित किया। 140 करोड़ की जनता को पीएम ने अपना परिवार बताया है। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ परिवारजनों के सामने विकसित भारत के विजन की गारंटी रखी। पीएम ने यह कहा कि देश जिस ओर बढ़ रहा है वो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। पीएम ने देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कही। पीएम ने कहा कि देश की सीमाएं बेहद सुरक्षित हैं। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत की भी बात कही। पीएम ने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था, लेकिन देश भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत अब बन रहा है। भारत में प्रोजेक्ट समय से रहते पूरे हो रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार 10वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया गया। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाल किला जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो कैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनकी अगवानी की पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, वो तस्वीर भी आपके सामने है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के सामने 4 बड़ी गारंटी रखी। लाल किले की प्राचीर से पीएम ने वो कौन सी 4 गारंटी दी हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। जब भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया, 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिया। आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस में आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने, इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। और वहीं लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की राजनीति के ऊपर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग की अपील भी की। परिवारवाद पर पीएम मोदी ने यह कहा कि परिवारवाद ने ही देश को बर्बाद किया है। सुनिए। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां,
और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति को बढ़ावा देने की बात कही गई है, साथ साथ ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और उसके बाद रिफॉर्म की नीति को भी बढ़ावा देने की बात पीएम मोदी की ओर से की गई। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को प्रधानमंत्री ने आज बुराई बताया, जिन्हें देश से मिटाने की जरूरत है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को तुष्टीकरण से आजाद करवाने की बात कही। उन्होंने तुष्टीकरण देश का दुर्भाग्य है और तुष्टीकरण ने ही देश को कमजोर किया है, ये बातें भी कही। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और इस समय की बहुत बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है। उन्होंने बोला नरेंद्र मोदी जरूर झंडा फहराएंगे, लेकिन अब लाल किले से नहीं, अब अपने घर से फहराएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रधानमंत्री मोदी पर यह बहुत बड़ा हमला है। अगले साल अपने घर से फहराएंगे तिरंगा, लाल किले की प्राचीर पे नहीं दिखेंगे इसके बाद मोदी। कांग्रेस ने बड़ी लाइन ले ली है। यहां पर कांग्रेस ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी का ये आखिरी स्वतंत्रता दिवस का भाषण होगा लाल किले की प्राचीर से। ये इस समय की बड़ी स्टेटमेंट है। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं प्रेम शुक्ला से। प्रेम शुक्ला, योर टेक ऑन दिस। प्रेम शुक्ला, पहले बाइट सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बाइट हमारे पास आ गई है, लेट्स हियर दैट व्यूअर्स। ये तो 2023 है, 2024 में फिर मैं झंडा लगाऊंगा, ये सब चीजें कहना ये तो दुरंकार, अहंकार की बात है। अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर झंडा फहराएंगे। इस समय की बड़ी खबर है। मैं सीधा प्रेम शुक्ला का रुख करता हूं। प्रेम शुक्ला, कई मंत्रियों ने भी इस पर रिएक्शन दिया है अभी कुछ देर पहले। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि जैसा कांग्रेस बात कह रही है यह अहंकार की प्रकाष्ठा है? देखिए, अहंकार तो कांग्रेस का था कि जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया, तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि चाय बेचने के लिए चाय का ठेला लगाएंगे कांग्रेस ऑफिस के बाहर। और 10 वर्षों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस तरह से इस 140 करोड़ के भारत और भारतवंशियों के परिवार ने विश्वास व्यक्त किया है, 2024 में वो प्रधानमंत्री के लिए, उनके लिए जनादेश निश्चित तौर पर आएगा। लेकिन जिन लोगों ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के तेरी कब्र खुदेगी, जो मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नीचे बात नहीं करने को तैयार हैं, वो कैसे मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर से लाल किले की प्राचीर से भारत को संबोधित कर इस देश को 1000 वर्षों के स्वर्ण काल के नींव को वो संवार रहे हैं। अब कैसे मानेंगे? जो भारत की औपनिवेशिक जो छाया में जीने वाली एक पीढ़ी थी और उसके प्रताप से जो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की इस तिकड़ी ने जो भारत का नाश किया, उसको एक बार फिर भारत के स्वर्ण काल की तरफ बढ़ते देखकर
उन चीन के चंदेबाजों को पीड़ा तो होगी ना। चीन को कैसे अच्छा लगेगा ठीक है कि भारत जो है टॉप 3 इकोनॉमी जी अनुराग ठाकुर का भी बड़ा हमला है, अनुराग ठाकुर का भी बड़ा हमला है जी, अनुराग ठाकुर का भी बड़ा हमला है। अनुराग ठाकुर ने बोला कि चीन से चंदा लेती है कांग्रेस, इसीलिए इसी तरह की बातें करती है। संजय निरुपम जी, क्या आपको लगता है चुनाव में जाइए हराइए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, 24 का चुनाव होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि ये आप लोगों का घमंड है, आप चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं देख सकते हैं, आप कैसे देखेंगे उसको लाल किले पर दोबारा झंडा फहराते हुए? तभी आज आ नहीं पाए। देखिए, सबसे पहली बात एक लाइन में बोल देता हूं कि चीन के चंदे की बात है ना, तो अनुराग ठाकुर या प्रधानमंत्री स्वयं पीएम केयर फंड में चीन की कितनी कंपनियों का पैसा आया, कृपया करके उसके ऊपर खुलासा करें, निश्चित तौर पर बताएं। उसके बाद किसी और संगठन या दल के बारे में या संस्था के बारे में इनको कहने का, बोलने का और कार्रवाई करने का पूरा हक है जहां चीन का चंदा आया है। एक दूसरी बात यह है, आज तक देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने प्रधानमंत्री के हाथों चाय पी हो वडनगर रेलवे स्टेशन पर। तो चाय वाला थे या नहीं थे, ये अपने आप में एक विवादास्पद विषय। बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक विवादास्पद विषय है कि प्रधानमंत्री जी के साथ कौन से व्यक्ति ने एक बेंच पे बैठ के कोई पढ़ाई की हो, तो उनका कोई सहपाठी आज तक नहीं दिखा। तो पढ़ाई और चाय वाला ये सब किंवदंतियां बन गई हैं, इसके विवाद में हमको नहीं पड़ना। मुझे मुख्य तौर पर यह कहना है, जनता फैसला करेगी और जनता के फैसले से पहले ये कहना कि मैं फिर आ रहा हूं, एक बार मैं फिर आ रहा हूं झंडा फहराने या फिर से प्रधानमंत्री बनना, ये सरासर अहंकार है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी दिखता है, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ी हुई है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं और कहते हैं दोबारा आ रहा हूं। कैसे आ जाएंगे दोबारा भाई? देश की जनता आपको रिजेक्ट कर चुकी है, कैसे दोबारा आ जाएंगे आप? देखिए, ये भरोसा भी तो हो सकता है कि मैं वापस आ रहा हूं। कांग्रेस भी भरोसा दिखाए कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, कांग्रेस पार्टी इसको बोले। हु स्टॉप्स यू? हम तो कह रहे हैं, सुनिए अमीश भाई, हम तो कह रहे हैं कि अगली बार आप नहीं आ रहे, अगली बार विपक्ष की सरकार बन रही है। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं बेरोजगारी को नियंत्रित करने में। 22 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं गरीबी और भुखमरी को नियंत्रित करने में। आप पूरी तरह से फेल हो गए महंगाई को नियंत्रित करने में। मणिपुर जैसा राज्य जल रहा है और चुपचाप बांसुरी बजा रहे हैं आप जी। तो ये झूठ और ठीक है, प्रेम शुक्ला सरकार को जाना ही है। लेकिन ये आप कह रहे हैं ये अहंकार है, लेकिन बीजेपी कह रही है ये भरोसा है। लेट्स हियर फ्रॉम प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है जिस तरह की बात बोली कि भरोसा है, मोदी जी तो चाय नहीं बेचते थे, मोदी जी की चाय किसी ने शायद नहीं पी, वो पढ़ाई उन्होंने कहां करी, उस पर भी सवाल अभी खड़ा करा। लेकिन एक चीज, क्या आप में अहंकार है या भरोसा है? संजय निरुपम महान है। इन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला कहा था 1998 में, और आज चाय वाला मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपने इनके पास बारबाला के प्रमाण होते हैं, चाय वाला के प्रमाण नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र इनका संकट ऐसा है, प्रेम शुक्ला चाय वाला के तमाम प्रमाण होने के बावजूद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का परिवार जहां से आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां बहन की गाली दी है तुमने, ये पूरे सामना में छपा हुआ, तुमको शिवसेना से निकाल दिया गया था। में आप ही ने संजय निरुपम, बदतमीजी मत करो, आप ही ने श्रीमती सोनिया गांधी को बारबाला लिखा, तमीज में रहा और किसी ने नहीं कहा। मां बहन के ख्याल रखा करो। कौन से आश्रम में क्या क्या गलतियां की है तुमने? अरे आप ही ने लिखा, अपनी मां बहन का ख्याल नहीं था आपको। जब आप बारबाला लिख रहे थे, आपको अपनी मां बहन का कोई ख्याल ही नहीं रहा। मेरे ऊपर टिप्पणी आपको अपनी मां बहन का जरा भी ख्याल नहीं रहा। मैं जानता हूँ अपनी माता का कितना सम्मान करते थे। पापी आदमी हो, आश्रम में क्या क्या कुछ चल रहा है, आप ही ने बारबाला लिखा था ना, तो आप अपनी मां बहन का ख्याल नहीं कर रहे। मैं उद्धृत कर दे रहा हूँ, मां बहन का ख्याल हो गया टिप्पणी करने का। नहीं, मुझे लगता है बड़ा बंद करो। आप ही ने लिखा था, संजय निरुपम ने लिखा था। मैं तो तमीज में रहा करो, तमीज से रहा करो। मांग लीजिए अभी। मैं मेरे लिए सम्मानित है के आश्रम के जो बाबा है उसको मर्डर कर दिया तुमने। तुम्हारे ऊपर तो मर्डर का केस लगना चाहिए बे। कहां क्या बात कर रहे हो? तुम तो मर्डरर आदमी है। कैसी बातें तुम्हारे जैसे मर्डरर आदमी को भेजा गरक हो गया। क्या आदमी है तू अपने आश्रम के बाबा का मर्डर करके उस पर कब्जा करके बैठ गया। आगे बताऊं तुम्हारे और किस्से? ऐसी झूठ बोलने पर तमीज में रहो।
गालीबाज और तमीज झूठे से रहो, लोग जेल तमीज जाते से हैं। बात अरे क्या मेरा करो? मेरा मेरा निवेदन है, अब तक कितना की बात अच्छा करो, कार्यक्रम चल तमीज रहा करो। था। आज आजादी का पर्व है, एक सेकंड, आजादी का पर्व है, कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था। आप अपने विषय पे रखिए, आप अपने विषय पे रखें, पर्सनल कमेंट्स ना करें, मेरा निवेदन है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आप दोनों, संजय निरुपम जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं और प्रेम जी का भी मैं बहुत सम्मान करता हूं, दोनों अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरा निवेदन है, संजय भाई आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, मेरा निवेदन है कि मर्यादित रहे, तमाम लोगों को मर्यादित रहना चाहिए, मेरा यह निवेदन है। प्रेम शुक्ला आपने अपनी बात को रख लिया, संजय भाई आपने अपनी बात को आपने भी रख लिया। संजय मेरा देखिए, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं। अनुराग भदौरिया इंतजार कर रहे हैं जवाब देने के लिए। संजय जी का ऑडियो खोलिए 10 सेकंड के लिए। जी संजय जी, जी संजय जी, क्या हो गया आपका? ऐसा प्रेम शुक्ला जी शांत। जिसने एक आश्रम को लूट लिया, आश्रम के बाबा का मर्डर कर दिया। देखिए क्यों आप कौन सा आश्रम, किसने मर्डर किया और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का तो हमारे नेता के बारे में, लेकिन मैंने उनको भी ठोका, मैंने उनको भी ठोका। बहन होगी, एक कुकर बाप का दिखा दिया, चिल्ला रहे हैं। मुद्दे की बात करो। मुझे लगता है विषय पे रहना चाहिए, विषय से भटक रहे हैं, विषय से भटका जा रहा है, विषय से भटका जा रहा है। बर्बादी हो चुकी है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आना मुश्किल है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री अति आत्मविश्वास दिखा रहे हैं तो यह एक षड्यंत्र हो सकता है। ओके, अनुराग भदौरिया, मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आऊंगा वापस। प्रेम शुक्ला अभी आपका ऑडियो मैंने डाउन करा हुआ। ओके प्रेम शुक्ला, अभी आपका मैंने ऑडियो डाउन करा हुआ, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अनुराग भदौरिया बोल ले। अनुराग भदौरिया आप बताइए ना कि कैसे योगी आदित्यनाथ परिवारवादी है, समझाइए जरा। मैंने बताया पहले, मेरे साथी दोनों आज स्वतंत्रता दिवस से काहे आपस में लड़ रहे हो। मुझे लगता है भाषा की मर्यादा हमेशा रखनी चाहिए। हम दोनों लोग, हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ये जरूर है अमीश जी, 2014 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भाषा की मर्यादा तो गिरी है, तो आप भी मानोगे, लेकिन आप माने ना माने भाई, आपको भी अमीश जी मानना चाहिए। उसके पहले भी आप भी पत्रकारिता करते थे, हम लोगों की सबकी मुलाकातें होती थी, लेकिन इस तरह की भाषा की मर्यादा कभी नहीं गिरी जिस तरह से अब गिरती चली जा रही है। उसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी घमंड में है, अहम में है। जब आप घमंड में आ जाते हो तो आप बहुत कुछ भूल जाते हो। मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाएं, बजाय जनता की बात तो हम करते नहीं है। जनता हमें सुनने के लिए बैठी कि हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। जब भी देखो भारतीय जनता पार्टी की बात बताइए ना, आपके नेता श्री ने बोला कि योगी आदित्यनाथ परिवारवादी है, बताइए ना योगी आदित्यनाथ कैसे परिवारवादी है? मैं चौथी बार आने दीजिए ना, आने दीजिए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। अरे मुझे अपनी बात करने दीजिए। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम रह गया है कि उसको सत्ता जनता ने दी थी और जनता ने पूरे बहुमत के साथ सत्ता दी है कि आप जनता की समस्या के समाधान की बात करोगे तो नहीं। 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, अरे आपको सत्ता मिली इसलिए चूंकि आप जनता के लिए कुछ नया करोगे, इसलिए नहीं मिली थी कि आप विपक्ष की कमियां गिनाओगे। कमियां अगर विपक्ष में नहीं होती तो शायद आपको सत्ता 2014 में नहीं मिली होती। विपक्ष में कुछ कमियां थी, आपको सत्ता मिली, तो आप विपक्ष जैसे क्यों होना चाहते हैं? आप 2024 में विपक्ष में आपकी नीयत तो नियत अब विपक्ष जैसी हो गई है जो पहले हुआ करती थी। प्रेम शुक्ला जी, भाषा की मर्यादा सिखाने वाले कृपा करके मुझे बताएं कि मैंने 1998 में जो संजय निरुपम ने कहा वो कोट कर दिया, छोड़िए ना प्रेम शुक्ला, वो विषय नहीं है ना। संजय निरुपम ने 1998 में क्या कहा वो विषय नहीं है ना मेरा। यहाँ पर कानून मेरे चरित्र के बारे में कुछ भी आपको दिखाई दे, कृपया उसकी जांच कर लें। लेकिन इनका एक शब्द मैंने बोल दिया तो चीखने लगे। सिखलाने की आदरणीय, ये भाषा की मर्यादा सिखा रहे हैं इनकी भाषा की मर्यादा में भाषा के। एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। प्रेम शुक्ला, संजय निरुपम ने 1998 में क्या कहा वो अभी का विषय नहीं है ना। आपने 2 बार ही बोल लिया, मतलब मैंने आपको बोल भी दिया कि अब आप शांत होइए, आपको खुद ही समझना चाहिए। अब अनुराग भदौरिया की बात का जवाब दीजिए ना। इफ वी विल गेट पर ही इज, संजय निरुपम भी पर्सनल हो रहे हैं, तो मेरा निवेदन यही है कि क्यों हम इस चर्चा को खराब कर रहे हैं। लाखों करोड़ों व्यूअर्स हैं, आपकी पार्टी आपको बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भेज रही है और आप अच्छा पक्ष रखते हैं, उनका पक्ष रखिए। मेक योर पॉइंट, जो अनुराग भदौरिया ने बोला। मैं वही पक्ष रख रहा हूं। अरे अजीब बात कर रहे हैं भाई साहब। सुनेंगे? मैं चाय वाला, उन्होंने कहा चाय वाले का इतिहास, मेरी बात सुनेंगे? मैं चाय वाले का इतिहास जो आज कह रहे हैं। जी संजय जी, आ रहा हूं, मैं सुन रहा हूं संजय जी आपकी बात। मैंने ठीक है संजय, प्रेम जी
आपकी बात तो रखा। ओके संजय रूपम 10 सेकंड। ओके प्रेम शुक्ला सर, आज आजादी का पर्व है, मैं तो यही निवेदन कर सकता हूं कि आज के दिन तो हम एक वानगी प्रेजेंट करें कि वी आर वन एज अ कंट्री, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर प्रेम शुक्ला जी कौन सी भाषाई मर्यादा? बिल्कुल, मैं प्रेम शुक्ला आपने अपनी बात को रख लिया, वाणी को विराम दीजिए। ओके संजय रूपम 10 सेकंड। संजय जी कांग्रेस का संस्कार दिखाया। प्रेम शुक्ला जी निवेदन को मानिए। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि देश में तबाही बर्बादी चारों तरफ हो रही है, लोगों के अंदर निराशा का भाव है, भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है, सीएजी की तमाम रिपोर्टों को हाल में देख लीजिए आप, महंगाई चरम पर है, मणिपुर जैसे राज्य में जिस प्रकार की तबाही बर्बादी जल रहा है, जिस तरीके से पूरा राज्य, सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, हरियाणा में दंगे, हर तरफ दंगे का माहौल, लोगों में डर और भय का माहौल, ऐसे में यह सरकार वापस नहीं आ सकती, ऐसी साफ साफ मैं घोषणा कर रहा हूं। और यह अहंकार नहीं है, लोगों के नब्ज समझने का एक नतीजा है। ठीक है, ओके प्रेम शुक्ला आप इसी बात का जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मैं लोगों की नब्ज समझ रहा हूं, मोदी की सरकार वापस नहीं आ रही है, कितनी भी घोषणाएं कर लीजिए। प्रेम शुक्ला योर टाइम। जिसकी नब्ज जो है डूब रही हो, वो दूसरों की नब्ज समझने की स्थिति में नहीं होता है। और जनता की नब्ज यही है कि 1000 वर्षों के गुलामी, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, परिवारवाद के विरुद्ध यह देश अब स्वर्ण काल की नींव रख रहा है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और जो विश्व काल के प्रोडक्ट हैं वो अपशब्द ही बटेंगे इस काल के लिए। जी संजय जी मैं जवाब दे दूं। संजय जी परिवारवाद मैं जवाब दे दूं। जो क्या सिंधिया परिवारवाद नहीं है? क्या मुंडे की बेटी, गोपीनाथ मुंडे की बेटी जो सांसद हो परिवारवाद नहीं है? क्या प्रमोद महाजन की बेटी जो सांसद हो परिवारवाद नहीं है? क्या प्रेम कुमार धूमल का बेटा जो मंत्री हो परिवारवाद नहीं है? रामविलास पासवान का बेटा जो उनका सहयोगी है क्या परिवारवाद नहीं है? सोनेलाल पटेल की बेटी अनुप्रिया पटेल जो इनकी मंत्री है क्या परिवारवाद नहीं है? सिंधिया क्या परिवारवाद नहीं है? क्या परिवारवाद कर रहे हैं आप? आपके यहाँ तमाम परिवारवादी लोग पल रहे हैं, फूल रहे हैं, परिवार और ऐसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, ठीक है ओके प्रेम शुक्ला सरासर गलत धारणाओं पे आधारित है। प्रेम शुक्ला परिवार के अलावा एक परिवार ही किसी पार्टी को योग्यताओं पर जो है नियंत्रित कर लेगा, योग्यताएं परिवारवाद की अलग अलग परिभाषा नहीं हो जाएंगी, इसका ही विरोध कर रहे हैं। तो आप अस्पृश्यमान है ना परिवारवाद को, तो शुरू कीजिए ना, परिवारवाद से मुक्ति पाए कांग्रेस। परिवारवाद पर अलग अलग परिभाषा नहीं। जी और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के कमिटमेंट की और उन कमिटमेंट्स को परखने की, और इसके लिए आज हम प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के ट्रैक का रिकॉर्ड निकाल कर लेकर आए हैं, क्योंकि साल 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से हर साल बड़े वायदे किए हैं और उनको पूरा करने का भरोसा भी दिया है। शुरुआत करते हैं साल 2014 से, जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सेवक के तौर पर स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया का प्रण लिया। और हकीकत यह है कि स्वच्छ भारत अभियान और मेक इन इंडिया मिशन, ये दोनों आज देश की पहचान बन चुके हैं। यहां तक कि खुद पीएम मोदी भी सफाई अभियान के लिए मैदान पे उतर गए और कई लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद साल 2015 आता है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, वन रैंक वन पेंशन और जन धन योजना का वादा किया जाता है और इन कमिटमेंट्स को पूरा करने में वो खरे भी उतरते हैं। साल 2016 में लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर पे फोकस किया और इसका सबसे बड़ा रिजल्ट हमें अगस्त 2019 में उनकी दूसरी टर्म में दिखा, जब कश्मीर से धारा 370 को मिटा दिया गया। फिर आता है साल 2017, प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया का संकल्प लिया और 2017 से 22 तक के कालखंड को देश की प्रगति के लिए बेहद अहम बता दिया, जिसका नतीजा यह निकला कि अब हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का जिक्र किया, जिसका फायदा आज करोड़ों भारतीय उठा रहे हैं। 2019 में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने सेना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस की स्थापना का ऐलान किया, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में बेहतरीन तालमेल दिख रहा है। इसके बाद आता है साल 2020, वोकल फॉर लोकल। याद करिए कोविड का वो काल जब जिक्र हुआ, जिसके बाद हमारे कई देसी प्रोडक्ट्स को
ग्लोबल पहचान मिलने लगी। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में जब वो अमेरिका के दौरे पे गए तो उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को जो गिफ्ट्स दिए, उनकी पहचान भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी थी। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने आजादी के अमृतकाल की बात करी और राष्ट्रीय मास्टर प्लान गति शक्ति का ऐलान कर डाला, जिसका नतीजा है आज देश में मेक इन इंडिया वाली करीब 2 दर्जन वंदे भारत ट्रेन चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं, पैसे कम लग रहे हैं। यानी 2022 में पीएम मोदी ने फिर 5G टेक्नोलॉजी वाला विजन पेश किया और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं और आप अपने फोन में 5G की तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने घर में जो इंटरनेट सर्विस आ रही है उसे देख रहे हैं और इसका विस्तार भी तेजी से हो रहा है। यानी कुल मिलाकर कमिटमेंट्स के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो किया वाला रूल फॉलो किया और अब वो इसकी खुलकर गारंटी भी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया है कि अगले साल भी मैं लाल किले से अपना काम का हिसाब दूंगा, यानी रिपोर्ट कार्ड दूंगा। लेकिन एक वादा मैं भी करता हूं, मैं आपको उस रिपोर्ट कार्ड का पूरा ट्रैक भी बताऊंगा। फिलहाल आर पार को यही समाप्त कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि अमीश देवगन आज ट्रैक रिकॉर्ड बताऊंगे मोदी का, तो यह था आज उनके लिए जवाब। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन अमन चोपड़ा तैयार है अगले कार्यक्रम के साथ।